हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बिहार जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए दोस्तों 16 फरवरी से जो 10-12 वालों के एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए मैं एक एग्ज़ाम पेपर लेके आ चुका हूं दोस्तों। आज मैं इस पेपर में दोस्तों आपको पूरा एग्ज़ाम करा के दिखाऊंगा दोस्तों। 12th हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो इस हिंदी का पेपर आज हम सब लोग मिलके दोस्तों इसको हल करेंगे और पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी दोस्तों। और कम से कम दोस्तों मैं ये आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आपको हिंदी में 12th में दोस्तों कम से कम नंबर इसमें देखने को 70 से 80 नंबर आपके देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों और पूरा पेपर हल करवाऊंगा। बीच बीच में आपके कमेंट भी आएंगे दोस्तों, कमेंट करके भी बताना पड़ेगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। और इन सभी दोस्तों प्रश्नों के हल भी उत्तर भी आपको ही देने हैं। मैं भी उत्तर का हल दोस्तों प्रश्न को हल करवाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन दबाओ, घंटी को प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी बोर्ड जो कि एग्ज़ाम दोस्तों 2023 में जो कि 16 फरवरी से डेट आ चुकी है। एडमिट कार्ड भी दोस्तों 15 या दोस्तों 14-13 से 11 से दोस्तों इसके एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा जो कि हाई स्कूल और 12th वालों की परीक्षा होने वाली, यूपी बोर्ड परीक्षा की टेंशन खत्म, यह पढ़ लो पास हो जाओगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके 100% में नंबर आएंगे दोस्तों और बिल्कुल ही ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 12th में। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना एग्ज़ाम दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी भाई लोगों के पास, जिससे कि उन्हें भी 12th का पेपर देखने को एग्ज़ाम मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि 2023 में यूपी बोर्ड परीक्षा की टेंशन खत्म कर लो, यह पढ़ लो, हिंदी में पास हो जाओगे। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे जो कि पूरा ही पेपर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12th के हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पोस्ट में मैंने यह यूपी बोर्ड कक्षा 12th वाले हिंदी में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एक पोस्ट में लेकर आया हूं दोस्तों। और आपको यह पढ़कर दोस्तों आपको कोई ही दोस्तों यह समझ लीजिए कि आप पास तो निश्चित हो ही जाओगे दोस्तों, 70-80% आपकी बन ही जाएगी। तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है खंड खा, तो दोस्तों ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर बताइए दोस्तों। और पूरा कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि आपने इसमें से कितने पेपर हल किए, क्वेश्चन हल किए दोस्तों और कितने नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप कितने पानी में, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 1 में से का वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो दोस्तों यह आपको बताना है कि इसमें जो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है वह किसकी कृति है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो आपको इनमें से चारों में से विकल्प को एक विकल्प चुनना है। तो इनमें से सही प्रश्न कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो हम थोड़ा देर तक वेट कर लेते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माता भूमि। जी हाँ दोस्तों, इसका सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माता भूमि, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका माता भूमि क्वेश्चन सही हो जाएगा, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। कौन सी, क्वेश्चन नंबर का में से बी नंबर सही हो जाएगा माता भूमि। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आप बताइए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो इसमें से हिंदी साहित्य की भूमिका, विचारक वितरक, सी विल्लेश्वर बकहीरा और साहित्य का मर्म। जी हाँ दोस्तों, आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। कमेंट करके जरूर कमेंट बताएं दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इसमें से सही क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर सी, बिल्लेश्वर बकहिरा। तो ये आपकी इसकी रचना नहीं है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाकी ये सभी रचनाएं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, तो निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है।
तो ये भी है मेरे विचार, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मेरे विचार, सूरज का 7वां घोड़ा, आलवाल, मैंने शिल्प पहुंचाई। तो दोस्तों इसमें से आप बताएं कमेंट बॉक्स में करके कि इसमें से कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मेरे विचार। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ग का दोस्तों ए सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, मेरे विचार, जो कि सुंदर रेड्डी की रचना है। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, जैसे कि देख पा रहे होंगे, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, अग्नि की उड़ान रचना पुस्तककार के रचनाकार हैं। तो इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारतीय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनमें से आप बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो कि अग्नि के पुस्तक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों। अग्नि की उड़ान की पुस्तक के रचनाकार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर डी आंसर नंबर सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन नंबर आ चुका है स्क्रीन पर हमारे पे। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विद्या पर आधारित है। फणीश्वरनाथ की रेणु की कृति ठुमरी किस विद्या पर आधारित है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आपको जो कि दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, यात्रा, स्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपो, राताज। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन नंबर सही है, उत्तर नंबर, तो आप देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर सही है। आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट में दोस्तों, जल्दी कमेंट करें इसमें। जी हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं दोस्तों, रेणु की कृति की ठुमरी की या इनकी कहानी संग्रह है। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा। तो इसमें नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि कहानी, सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें रेणु की कृति की ठुमरी किस विद्या पर आधारित है, कहानी पर दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों आप प्रश्न नंबर आ चुके हैं 2, जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में से भी का, खा, गा दिए गए हैं, आपको देख सकते हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें रसकल किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का है दोस्तों, रसकल किसकी रचना है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा दोस्तों, उसमें से आपको चुनना है। तो देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या जयशंकर प्रसाद। तो जिसमें दोस्तों दे सकते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन नंबर सही है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों कौन सा है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या, क्वेश्चन सी, जैसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये क्वेश्चन नंबर 2 का कागज सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन दोस्तों दे के टिक मारने हैं। और दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो देख के, बहुत ही सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, और ऐसे ही एग्जाम में आपके आने वाले हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। तो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत, भारती, जयद्रथ, यशोधरा, या साकेत। तो दोस्तों इसमें आपको जल्दी से क्वेश्चन का इसका आंसर बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में करके जल्दी बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा दोस्तों। इसमें जैसा कि खा का, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, साकेत। जी हाँ दोस्तों, ये साकेत सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, एकदम राइट, डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें गान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। तो इसमें से देख पा रहे होंगे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही करके ही बताना है। तो जल्दी करके बताएं दोस्तों, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो कानन कुसुम नंबर 1, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधार, या इतिलम। तो इसमें से देख सकते हैं दोस्तों कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा, वैसे आप बताइए दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा आपका इतिलम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी सही होगा ऑप्शन में से। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतिलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, इसके रचनात्मक सच्चिदानंद हीरा वात्स्यज्ञ हैं दोस्तों। तो पूरी जानकारी मिल रही होगी दोस्तों आपको 12th के क्वेश्चन की। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो आपको देख के दोस्तों,
कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, देख पा रहे होंगे। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृत्य पर मिला था? तो दोस्तों आपके सामने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आपके बिल्कुल A to Z ऐसा ही पेपर दोस्तों आपको 12th की हिंदी 2023 में देखने को मिल जाएगा। आप इसके ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर भी सकते हैं दोस्तों। अभी कितने पानी में आपको कितना आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको पास होना है या अच्छे नंबर से पास होना है तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृत्य पर मिला था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, देख सकते हैं दोस्तों। कला और बूंदा चांद, लोकायतन और चिदम्बरम स्वर्ण किरण। तो दोस्तों इन चारों में से आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर। तो देख सकते हैं इसमें से, तो इसमें देखने को मिल जाएगा आपको सुमित्रानंद प्रकृतिका लोकायतन दोस्तों, जिसके पर बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका लोकायतन, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपका नंबर सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है? तो दोस्तों इसमें से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। तो एक क्वेश्चन नंबर जो कि ऑप्शन 4 दिए गए उनमें से आपको सही बताना है। तो लहर, उर्वशी, गुंजन, हरी घास पर छड़। तो दोस्तों कौन सा होगा? तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें से आपको हरी घास पर छड़ भर, ये आपका क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट। तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर दिए गए होंगे दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन नंबर ऐसे ही टिकल बहुविकल्पी टिकलों पर विकल्प लगाने दोस्तों। बहुविकल्पी आपके 8, 9 नंबर 10 नंबर के विकल्प आते हैं दोस्तों, तो उन पर आप आराम से दोस्तों 10 नंबर ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से आते हैं दोस्तों। आप उनमें से 10 नंबर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये प्रश्न आता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 3 दिया गया स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। आप ये 10 नंबर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो कि अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह 10 नंबर आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो पहले इसमें से करना क्या है दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से जो ये दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको उत्तर आंसर छांटने हैं इसमें से। तो इसमें से कौन से उत्तर आंसर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसे छांटनी है दोस्तों, क्या करना है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली, बस आप वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। और हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों जॉब वैकेंसी की भी अपडेट रहती है, ITI वालों के लिए जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, हम जॉब भी इस पर प्रोवाइड कराते हैं। और क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर दीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5 × 10, जो कि आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, जैसा कि स्क्रीन पर ये आप पढ़ के देख लीजिए। भूमि का निर्माण, पहले दोस्तों आप ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो पहले ये आपको पढ़ के पूरा देख लेना चाहिए कि दोस्तों इसमें कह क्या रहा है, कर क्या रहा है और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, वह सभी आपको थोड़े 1 मिनट का टाइम निकाल के ये सभी पढ़ लेना है दोस्तों, जिससे कि आपको जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा दोस्तों यह क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये चैप्टर आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति संचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप से प्रति हमें जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती जाएगी दोस्तों, हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मल होती है। राष्ट्रीय की जड़ें पृथ्वी पर जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में अध्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगी महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो दोस्तों इतना चैप्टर दिया गया है आपको, तो केवल दोस्तों इतना सा चैप्टर दिया गया है आपको, कुछ नहीं, 1 मिनट में पढ़ लेने से कोई कुछ नहीं हो जाता दोस्तों। आप पढ़ लेंगे तो आपके जो कि आंसर सही से हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाया गया है, जैसा कि देख सकते हैं का यह क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। जी हाँ दोस्तों, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाला जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है भूमि का निर्माण किसने और कब से है।
तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको देखने को स्क्रीन पर मिल जा रहा है, तो मैं इसका आंसर आपको उत्तर में उसमें से बता देता हूँ कि कैसे छांटना है। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शुरुआत में भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा था कि भूमि का निर्माण किसने किया है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ से लेके दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके दोस्तों और यहाँ तक इसका पूरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीन पर जैसा कि आपको ये लाल डॉट दिख रही होगी दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों ये। तो इसका भूमि का निर्माण देवों ने किया हुआ अनंत काल से है। तो दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों कि आप हमने कैसे आपको इसका उत्तर दिया और कैसे छांटा। दोस्तों आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के जो टॉपिक दिया गया है इसी में से क्वेश्चन आंसर छांटने और आपके 10 नंबर पक्के हो जाने हैं, आपके 10 नंबर पक्के हो जाने हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें पूरा टॉपिक छपा रहता है और इसी में से इसके आंसर क्वेश्चन छपे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बात करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 घंटे की लगभग समथिंग हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपका पूरा पेपर 3 घंटे का होता है, 3 साढ़े 3 घंटे का होता है। तो ये तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर हम हल करके दिखा रहे हैं। तो ऐसी नॉलेज लेने के लिए दोस्तों 2 घंटे कहीं ज़्यादा नहीं होते। आप पूरा वीडियो को देखें दोस्तों और पूरा वीडियो को वॉच करें और पूरे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देना है कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं और कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम एग्ज़ाम में कितने नंबर के पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो दूसरा नंबर है दोस्तों, प्रश्न नंबर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो इसका हम आपको आंसर बताएंगे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में पूछा गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देखने को इसी में मिल जाएगा, इसी चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। इसका जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप दे सकते हैं, यह पृथ्वी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यह पृथ्वी, जैसा कि यहाँ से लेके दोस्तों, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका आंसर इतना मिलने को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इसका दूसरे नंबर का, पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यह आंसर दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें जो इसी के आंसर इसी में छुपे रहते हैं, तो केवल आपको यह टॉपिक पढ़ लेना है और सीधे सीधे आंसर आपको दे देने हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर कोई दिक्कत रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट करें और हम आपकी पूरी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जैसा कि आपको दूसरा खा का क्वेश्चन का नंबर दोस्तों मिल चुका हुआ है। तो दोस्तों आप प्रश्न नंबर गा का जो कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गा नंबर का, जैसा कि ये गा नंबर का पेपर है, वो क्वेश्चन है, पार्थिव और आधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव और आधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर इसी में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी, इसलिए दोस्तों पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसा कि आपको यहाँ से देख पा रहे होंगे दोस्तों, पृथ्वी के जो कि भौतिकी स्वरूप औद्धोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसके आंसर क्वेश्चन छांटने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसकी पूरी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसा कि प्रस्तुत ग्रंथ, इसका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। उसका उत्तर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा घा का, जैसा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गंध पंक्तियों में लेखक का कथन है, जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं है होती है वह आधारहीन होती है, उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है दोस्तों, और स्वतः वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना संचित रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीय बलवती होने की संभावना रहती है, और राष्ट्रीय आधार पर जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही अधिक विकसित होंगी।
यह दोस्तों आपका पूरा आंसर है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा। और दोस्तों सबसे लास्ट का और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, देख सकते हैं, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आपके इसके जो आपने ये ऊपर दी गई थी जो पूरी व्याख्या थी दोस्तों, इसके लेखक कौन है, इसका पाठ का शीर्षक क्या है, वो सभी आपको इसमें लिखना है। तो इसके लेखक हैं वो देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना था और आपके 10 नंबर पक्के हो जाने थे दोस्तों। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में करना है, बिल्कुल कोई अलग सा नहीं करना है, ऐसे ही होता है दोस्तों पूरा एग्ज़ाम। और दोस्तों अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अथवा, मतलब ऐसी टॉपिक 2 आती है दोस्तों, 2 में से एक ही करना है, 2 नहीं करने हैं। इसमें से टॉपिक आपको एक ही करना है, 2 नहीं करने। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर होता है। कैसा मधुर और मोहक साथ उन्होंने दिया, पर ना जाने कब इच्छाओं का वर्ज पड़े। नामक देवता इस वैराग्य पर प्रबल धर्म में घुसे और बौद्धेश्वर के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिनत्र रत्नों में मदन देवता ने आसन पाया और एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, सेब बह गए और शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी योगच्च भोगच्च कश्यप एवं महिमा की प्रतिष्ठा काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। जी हाँ दोस्तों, इतना तो आपको ये नहीं करना है। केवल अगर आपको पहले वाला आ रहा है तो आप पहले वाला कर लीजिएगा, नहीं तो ये दूसरा वाला कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 चैप्टर दिए होते हैं, 2 में से आपको एक ही करना है, 2 नहीं करने, केवल एक ही करना है। तो दोस्तों आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इसमें भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया, तो बौद्धेश्वर का शिरोमणि कौन बन गया, जैसा कि इसके जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर खा का जो कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद दोस्तों वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका पहले का उत्तर इतना हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों, बौद्धेश्वर के शिरोमणि कौन बन गया, दोस्तों शिरोमणि कौन बन गया। तो दूसरे का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर अभी। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका शिरोमणि बन गए। तो इसमें वैराग्य प्रवृत्त देवता वज्रपाड़ी नामक देवता इस वैराग्य धर्म में घुसे और वह बौद्धेश्वर शिरोमणि बन गए। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप सारे उत्तर दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है इसमें। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कैसे इसके उत्तर देने हैं, कैसे क्या करना है। आपको यह गुद्दर सेंस व्याख्या करनी है तो वो कर सकते हैं आप। अब चौथा क्वेश्चन नंबर दिया गया है दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी 10 नंबर का है। आपको 10-10 करके दोस्तों आपके बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपको नॉलेज में रहनी चाहिए दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए। क्योंकि जो भी हमारे भाई लोग हैं ऐसी वीडियो देख के उनका पूरा एग्जाम हो जाए, हम यही चाहते हैं दोस्तों, उनके अच्छे नंबर आ जाए इसमें। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सेम टू सेम उसमें भी, और उसका गद्यांश का था, इसमें पद्यांश का है दोस्तों। गद्यांश पद्यांश 2 हिंदी होती हैं दोस्तों, जैसा कि आप ने पढ़ा होगा इंटर 12th में दोस्तों। तो यह पद्यांश लिया गया है, तो इसकी भी व्याख्या करनी है आपको, और कैसे करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधवन से, ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। जो ही मेरा मर भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज की मिलेगी। तो मैं भी मेरा दुख हाल जान में विश्राम लेना, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। तो दोस्तों यह काव्य इसमें दी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। संदेश प्रेषका ने नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर रहने वाला है आपका दोस्तों, उसमें से जो पद्यांश दिया गया है दोस्तों, उसमें से इसका क्वेश्चन वो उत्तर मिल जाता है। तो वो कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा, संदेश प्रेषका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपने, संदेश प्रेषका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द के श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, तो इसका कुछ आपको आंसर छांट लेना है दोस्तों। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको
क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा देखने को दोस्तों। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये उत्तर है इसका, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। तो दोस्तों यह आपको बना के करना है दोस्तों। मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने कोई भी संदेश नहीं भेजा गोपियों के लिए। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में यह व्याख्या की जा रही है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे से सभी के क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। आप दोस्तों हमारी वीडियो को प्यार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बावली और अल्प शब्दों का अर्थ कैसे लिखेंगे, तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि ये उत्तर है इसका, बावली पागल अल्प घोड़ा। बावली पागल अल्प घोड़ा, यह उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बावली पागल अल्प घोड़ा, इसका यह आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी पूरी व्याख्या करनी है दोस्तों आपको, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो मैं व्याख्या करके भी आपको बता देता हूं दोस्तों। दे सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपने उत्तर बना के रखे हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या राधा पवन रूपी दूत को अपनी विरह व्याथा सुनाते हुए कहती हैं, जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान जल से भरे हुए श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से ना ही वे मधुबन लौटकर आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजा है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इसमें, जैसा कि रेखांकित राधा पवन रूपी दूती को अपनी विरह व्याथा सुनाते हुए कहती हैं, जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान जल से भरे श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए हैं और ना ही कोई संदेश उन्होंने भेजा है। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्ष तथा रचयिता का नाम लिखिए। तो इनके दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो कि याद करके ले जाना है दोस्तों। इनके रचयिता कौन है, किस पाठ से लिया गया है, ये तो सभी आपको याद ही करना है दोस्तों। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्त गद्यांश शीर्षक पवन दूत का तथा रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो आपने देखा दोस्तों कितना सिंपल है। ये सभी 10 नंबर आपके 20 नंबर पक्के तैयार हो जाते हैं ऐसे ही नंबर देखते दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पूरे एग्जाम में, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें झिझकने की दिक्कत नहीं रहती है। आप दोस्तों डरना नहीं है इसमें, आपको किसी को एग्ज़ाम में जाके वहाँ पर डरना नहीं है। बिना हिचक के बिना झिझक को आपको पूरा एग्ज़ाम हल कर लेना है। और आपके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 70-80 नंबर कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर आपने, मैं बता रहा हूँ ऐसे, अगर आपने एग्ज़ाम किया तो आपके कोई भी नंबर नहीं रोक सकता। अब शुरू होता है दोस्तों अथवा, जैसा कि उसमें भी एक, जैसा कि 2 दिए होते हैं दोस्तों पद्यांश और गद्यांश में से। तो दोस्तों आपको अथवा या पहले वाले से कोई एक कर लेना है, दोनों नहीं करने। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आपको दोनों नहीं करने हैं। दोनों में से अगर आपको एक कोई आता है अच्छे तरीके से, वो आपको कर लेना है। सुख, ये दूसरा जैसा कि अथवा में आपको दिखा देता हूँ, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन मनोज, जड़त हिंसा स्पर्धा में चेतन अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज सिखा दिया। तो दोस्तों ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया, इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। इस दुनिया में सब लोग भोग खोजने आते हैं, सुख भोग खोजने आते हैं। इस दुनिया में जो भी कोई आता है दोस्तों, आपको पता है सुख या भोग खोजने ही तो आता है दोस्तों। इस दुनिया में सब लोग सुख भोग खोजने ही आते हैं। और जैसा कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया। बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर है, बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया। तो मैं आपको इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें बापू ने
स्क्रीन पर इसका उत्तर है दोस्तों, बापू ने पछता के पंकज को चेतन, अहिंसा और नम्र ओज से भर मानवता का सरोज बना दिया। जी हाँ दोस्तों, बापू ने पछता के पंकज को चेतन, अहिंसा और नम्र ओज से भरा मानवता का सरोज बना दिया दोस्तों। यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ये कर लेने हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चालू होता है दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के में से का। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। यह 5 नंबर का रहने वाला है दोस्तों। साहित्य जीवन परिचय एक जरूर आना है दोस्तों, किसी का भी जीवन परिचय है दोस्तों, एक जीवन परिचय आना ही आना है दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अधिकतम शब्द 80 शब्द का होना चाहिए दोस्तों, कम से कम और अधिक से अधिक दोस्तों 80 शब्द इसमें होने चाहिए, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में से होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से जीवन परिचय दिए गए? एक तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। तो दोस्तों इन तीनों में से किसी एक का आपको मैं करा के दिखाऊंगा दोस्तों। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों में से आपको मैं करा के दिखाऊंगा और लिख के दिखाऊंगा दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का जी का। मुझे आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो मैं उनका एक लिख देता हूं इनमें से। केवल दोस्तों आपको एक ही लिखना है इन तीनों में से। ये 3 दिए गए हैं, तो इन तीनों में से किसी एक का लिख देंगे तो आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैंने लिखा है, इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुरातत्व से जुड़े कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे दोस्तों। इन्होंने नौकरियां बहुत की संस्थाओं में, तो महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी का आसीन रहे। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, केवल इनका महत्वपूर्ण रहता है इनकी जन्म तिथि कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका जन्म कब हुआ और इनके माता पिता क्या थे और 1900 इनकी मृत्यु कब हुई थी और इन्होंने क्या किया जीवन में, यह सभी आपको लिख देना है दोस्तों। और आपको कोई ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिर आप थोड़ा दोस्तों बना के कर देंगे तब भी आपका काम हो ही जाएगा दोस्तों। इतना कोई चेक नहीं करता दोस्तों, केवल आपका इनके जन्म तिथि और इनके माता पिता और इनका दोस्तों कब मृत्यु हुई और इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये सभी आपको लिख लेना है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। पश्चात इन्होंने जुड़े सरकारी संस्थाओं में पदों पर अग्रवाल जी आसन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात भी दोस्तों अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृत पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिए इन्होंने कितनी उपलब्धियां हासिल की। भारतीय संस्कृति में पुरातत्व पर आसीन अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी में साहित्य विख्यात हैं दोस्तों। इनका हिंदी में भी बहुत चलन रहा था। सन 1967 ईस्वी में वासुदेव शरण जी का दोस्तों अग्रवाल का निधन हो गया। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि इनकी मृत्यु, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का दोस्तों, ये सभी आपको अच्छे से याद करके रखना है दोस्तों। क्योंकि अगर दोस्तों यही आपका गलत हो जाता है मेन पॉइंट दोस्तों, तो आपका पूरा जो कि जीवन परिचय आपका गलत हो जाएगा। माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं दोस्तों। कौन कौन सी कृतियां इनकी वो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। ऊरू, ज्योति कला और संस्कृति, भारत की सावित्री, कादम्बरी और पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ इनकी सांप्रदायिक पुस्तकें हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाढ़ भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको लिख देना है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली आपको, और आपका पूरे नंबर 5 नंबर आपको दोस्तों मिल जाने हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपने देखा मैंने कैसे लिखा और कैसे इसमें आपको बताया भी दोस्तों, काफ़ी सिंपल रहने वाला है। तो आप इसमें तो दोस्तों आपको ऐसे ही कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं रहनी, मुझे पता है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक काव्य साहित्य का परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आपको फिर एक 5 नंबर का ऐसे मिल जाएगा। इसमें पहले वो थे दोस्तों कि साहित्य परिचय दीजिए, और इसमें अब कवियों का परिचय, जीवन परिचय देना है। तो 3 इसमें भी दिए गए होंगे दोस्तों, देख सकते हैं। 3 इनमें कौन कौन से दिए गए, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। तो दोस्तों इनमें से किसी एक का लिखना है आपको। तीनों में से अगर आपको किसी का भी एक का आता है तो आप लिख देना है। तो मुझे आता है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का, तो मैं इसमें लिख देता हूँ मैथिली शरण गुप्त का। तो वैसे ही सिंपल आपको वही रिपीट करना है दोस्तों। आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ और कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ और कैसे मृत्यु हुई, इन्होंने क्या किया, माता पिता का नाम और इनकी रचनाएं क्या थी, ये सभी आपको दोस्तों याद कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैथिली शरण गुप्त का मैं कैसे लिखूँगा। तो इसमें पहले मैथिली शरण गुप्त की हेडिंग डाल लेनी है दोस्तों। और प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनकी काव्य प्रतिभा मुखरित हुई तथा कविता में देशभक्त व राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी साहित्य संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए थे तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना की 12 दिसंबर 1964 में इनकी इस राष्ट्र कवि का देहांत हो गया दोस्तों। तो इनकी मृत्यु कब हो गई दोस्तों, 12 दिसंबर 1964 में इस कवि की, राष्ट्र कवि का देहांत हो गया। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको पूरा निचोड़ सिखाया जा रहा है हिंदी का कि आपको पूरा पेपर निचोड़ कैसे कर लेना है। तो मैं आपका पूरा पेपर इसमें करके दिखा देता हूँ। और गुप्त जी का काव्य संग्रह भारतीय था। तदनंतर साकेत, जयद्रथ, वध, भारत भारती, अनज्ञ, द्वारपर, अश्योधरा, पंचवटी, सिद्धराज गुप्त जी की प्रमुख रचना है। प्राचीन भारतीय इतिहास की कथाएं गुप्त जी के काव्यों का मूल कथानक रहीं, जिससे भारतीय अतीत के गौरवशाली इतिहास के प्रति गुप्त जी का प्रेम स्पष्ट परिलक्षित होता रहा दोस्तों। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविताओं का प्रमुख स्वर है। भारतीय जनमानस में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है। तो दोस्तों इतना कर लेना, केवल 80 वर्ड का होता है दोस्तों। आपको 80 वर्ड लिख लेने के बाद आपको यह जीवन परिचय ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, केवल 80 वर्ड आपको अंदाज़ा रहना चाहिए कि दोस्तों 80 वर्ड हो गए हमारे, तो वहाँ पर आपको पूरा कर लेना है और आपका पूरे 5 नंबर आपके दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा मैंने कैसे किया, बहुत ही सरल था दोस्तों। अब मैं लिखता हूँ एक और महादेवी वर्मा जी का। तो मैं आपको महादेवी वर्मा जी का कैसे इनका जीवन परिचय लिखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आधुनिक, जैसा कि स्टार्टिंग करेंगे महादेवी वर्मा डाल के हेडिंग लिख लेनी है। आधुनिक हिंदी साहित्य मीरा के रूप में विख्यात कावित्री महादेवी वर्मा छायावादी चतुष्ट की देवी सरस्वती के रूप में जानी जाती थी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। समृद्ध परिवार में पले बड़े होने के बावजूद इनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था दोस्तों। जीवन पर महात्मा गांधी और कला साधना और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव ने साहित्य सेवा की दिशा दी तथा एकात्मिक व साहित्यिक जीवन में महादेवी वर्मा ने नित्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया। कुछ वर्षों तक वह उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य भी रहीं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की परिषद की सदस्य भी रहीं और भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकार से सम्मानित भी किया इन्हें दोस्तों। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण के अलंकार से भी सम्मानित किया गया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य तथा उपकुलपति की नियुक्ति के साथ साहित्य साधना जीवन पर चलती रही। 1987 में प्रयागराज में इनकी महादेवी वर्मा का देहांत हो गया दोस्तों। 1987 में इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों महादेवी वर्मा के काव्य रहस्यवाद, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल भाव बड़ी भावपूर्ण शैली में व्यक्त किए गए दोस्तों। इसमें मामरिकता, रहस्यवादी प्राकृतिक प्रधानता, बिंबों की प्रचुरता महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य का आधार है। खड़ी बोली कर्कता को कलापूर्वक चित्रांकन शैली में अपने व्यक्ति के सहज, करुणा, संवेदनशील और संगीतवाक से परिवर्तित कर प्रकृति जगत के सूक्ष्म स्पंदों को अभिव्यक्त करने की क्षमता से भर दिया। तत्सम शब्दावली ने कवित्रियों के गीतों को गरमाई व्यंजनों को भरपूर कर दिया। कलापूर्ण चित्रात्मक इनके गीत शिल्प का प्रमुख अवयव हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आपकी इनकी शैली, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं।
रश्मि, निहार, हिमालय, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, नीरजा एवं सत्यपूर्ण, सूक्ष्म, संवेदनाशीलता, प्रकृति, सौंदर्य, रुचि, समृद्धि, कल्पनाशील और अभूतपूर्व चित्रात्मक शैली उनके काव्य जितनी गहराई के साथ उपस्थित हैं दोस्तों, उतनी किसी अन्य कवि की नहीं है। अतः हिंदी साहित्य की महादेवी कहना महादेव वर्मा के लिए अतियोग्यता नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इतना केवल लिख लेना है, आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है इसमें। इतना आपको लिख लेते, इतना लिख देते तो आपके दोस्तों 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कैसे कैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, और कैसे इसका आपको मैं करके दिखाया। तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा वीडियो को देखते हुए, मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराता है। मैं आपके लिए हिंदी का पेपर एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। तो इसकी मुझे खुशी है कि मैं आपको हिंदी का पेपर आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो अब हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख सकते हैं। या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अधिकतम 80 शब्द का। दोस्तों एक कहानी भी लिखने के लिए आती है इनमें पेपरों में, पंचलाइट अथवा बहादुर, जो आपके पेपरों में आपके चैप्टर आपके पाठ में से आएगी। तो एक कहानी का आपको इसमें कहानी का सारांश लिखना, पंचलाइट अथवा बहादुर। तो दोस्तों 2 कहानी दी गई हैं, इनमें से आपको एक ही लिख लेनी है। तो दोस्तों मैं इसमें पहले पंचलाइट का लिख के दिखाऊंगा आपको कि पंचलाइट का इसमें 80 शब्दों का कैसे कहानी का सारांश लिख लेना है। तो दोस्तों पंचलाइट कहानी का सारांश आपको हेडिंग डाल लेनी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट में ग्रामीण अंचल के सामाजिक आर्थिक ताने ताने में गुथे 15 सुंदर चित्रण है। तो दोस्तों इसमें पहले पंचलाइट कहानी का सारांश, इसमें फिर लेखक कौन है वो इसमें डाल लेनी दोस्तों। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कहानी को लिखा गया है दोस्तों पंचलाइट में। ग्रामीण अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक थाने थाने गूंजे विश्व सुंदर चित्र है। दोस्तों इसमें दर्शाया गया है कि इसमें थाने थाने संस्कृति और सामाजिक का कितना भाव रहा है दोस्तों। तो ये सभी आपको ऐसे लिख लेना है दोस्तों। गांव का सामाजिक क्षेत्र टोलों में विभक्त है। जी हाँ दोस्तों, गांव का सामाजिक क्षेत्र टोलों में विभक्त है। महतो टोलों में बड़ी बहार छाई है, क्योंकि आज उनके टोलों का पंचलेट आ रहा है। पंचायत के सदस्य पंचलाइट अथवा अर्थात पेट्रोमैक्स तथा पूंजी की सामग्री इत्यादि खरीद तो लाते हैं, परंतु जब पेट्रोमैक्स को जलाने की बारी आती है तो सबके पता चलता है कि पूरी पंचायत क्या टोले में भी किसी की पंचलाइट जलाना नहीं आता। टोले का सारा उत्साह हवा हो जाता है और सुझावों से के साथ मायूसी भी बढ़ती जाती है। तभी ग्राम की बाला मुंडरी संकेतों के द्वारा पंचायत को गोधन का नाम सुझाती है। गोधन महतो टोलो का नवयुवक जो मुंडरी के प्रति आकर्षित है, उसे देखकर सलीमा का गीत गाता है। इसकी शिकायत मुंडरी की माँ गुलरी काकी पंचायत से कहती है और उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है और अब इस धर्म संकट से झुकने को तैयार हो जाती है। गोधन को पंचायत पंचलेट जलाने के लिए बुलाती है। अब एक नई समस्या सामने आती है कि स्प्रिट नहीं है तो लाइट जले कैसे, परंतु गोधन इसकी हल निकालता है और गरी के तेल के साथ महतो टोला पंचलाइट के प्रकाश में महावीर के कीर्तन के साथ उत्सव के रंग गाता है जाता है। गोधन और मुंडरी एक दूसरे को देखते हैं, प्रेमा भयुधान और होता है और गुलरी काकी गोधन को भोजन पर आमंत्रित करती है। तो दोस्तों आपको ऐसे लिख लेना है और केवल आपके दोस्तों 6 नंबर आप मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको दोस्तों बहादुर कहानी का सारांश लिख के दिखाऊंगा। बहादुर कहानी का आपको सारांश लिख के दिखाऊंगा, जैसा कि स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहादुर कहानी का सारांश अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर के एक नेपाली बच्चे की यथार्थ कहानी है। तो दोस्तों आपको पहले हेडिंग डाल लेनी है बहादुर। कहानी का सारांश अमरकांत द्वारा लिखित है दोस्तों, ये हो गया लेखक का नाम। और कहानी कौन सी है दोस्तों? बहादुर। और किसके उस पर चलिए, एक नेपाली बच्चे के अर्थात कहानी पर है, जिसका बाप मर चुका है और माँ का कर्कश बुहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। दोस्तों उसका बाप मर चुका है और माँ के दुष्ट प्रभाव बुहार की वजह से दोस्तों वह अपने घर से भाग आया है। लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर काम के लिए मिलाता है। रिश्तेदार के माध्यम से दोस्तों वह घर काम में किसी के लग जाता है। आरंभ में तो बहादुर की खूब आवागति की गई, लेकिन दिन दिन बीतने के साथ इसकी कमी आती गई। दोस्तों प्रारंभ में तो बहादुर की खूब आवागत थे, प्रसन्न थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी दोस्तों जो कमी जो बुहार था वो कम होता गया। लेखक की पत्नी किशोर लेखक का बड़ा लड़का तो मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते हैं। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए एक चक्कर घिन्नी की तरह घूम फिर कर काम करने लगता है। दोस्तों
एक बार मेहमानों के रुपए में खो जाने पर घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया तथा बहादुर सुबहामिन को चोट को पहुंचती है और एक दिन बिना किसी बताए बहादुर अचानक घर से छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों वहाँ से भी वह कभी चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वालों ने अपनी गलती पर स्वीकार किया और पश्चात करने के बाद ठानी, परंतु उस पश्चात को स्वीकार उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे नहीं मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, और ढूंढे नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों देखा इसका भी आपको कितनी आसानी से दोस्तों केवल आपको कुछ बना के कर लेना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। किसी को कितना याद रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ऐसे करते जाएंगे तो आपके आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। कमेंट जरूर करके बताएं कैसी वीडियो लगती है आपको। अथवा ध्रुव, अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुरी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ध्रुव यात्रा दोस्तों का उद्देश्य है, ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें दोस्तों मानवीय संवेदना को मनोविज्ञान तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में सुवर्णित करके एक नवीन विचारधारा का जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद रहा है। अपने प्रतिपाद को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः प्रेम की सर्वोच्चता को दर्शाना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो दोस्तों ऐसे लिख लेना, आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी दोस्तों ऐसे लिख लेने में और कर लेने में। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो दोस्तों इनमें से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मुक्ति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति या के खंड काव्य के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की कथा सुनाइए दोस्तों। खामे से सत्य की जीत खंड काव्य और दुर्योधन का चरित्र कीजिए, अथवा सत्य की जीत पर काव्य का कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यह सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यह सभी क्वेश्चन दिए गए, अथवा बतकर कीजिए। और त्यागपत्री खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा त्यागपत्री खंड काव्य पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों यह सभी, तो आपको इनमें से केवल एक एक कर लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना है, केवल एक ही एक करना है। वो कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले उत्तर कर लेता हूँ सत्य की जीत पर। तो सत्य की जीत पर, जैसा कि खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्रांकन। सत्य की जीत खंड काव्य में दुर्योधन का चरित्र एक तुच्छ शासक का चरित्र है। वह असत्य, अनन्याय तथा अनैतिकता के आचरण करता है दोस्तों। वह छल विद्या में निपुण अपने मामा शत्रुघ्न शकुनी की सहायता से पांडवों को युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और उनका सारा राज्य जीत लेता है। दुर्योधन चाहता है कि पांडव द्रौपदी शायद अपने दासी बनकर रहें। वह द्रौपदी को सभा के बीच में वस्त्रहीन करने की अपमानित करता चाहता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों। नंबर 1, इसकी चरित्र विशेषताएं। शस्त्र बल का पुजारी दुर्योधन सत्य और धर्म न्याय में विश्वास नहीं रखता है। वह शारीरिक तथा तलवार के बल पर आस्था रखता है। आध्यात्मिक एवं आत्मिक बल की अपेक्षा करता है। दुशासन के मुख से शस्त्र बल की प्रशंसा और शास्त्र बल की निंदा सुनकर वह प्रसन्नता से खिल उठता है दोस्तों। अनैतिक का अनुयायी दुर्योधन न्याय और नीति को छोड़कर अनैतिक अनुसरण करता है और भले बुरे का विवेक वह बिल्कुल नहीं करता। अपने अनुयायियों को भी अनीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उसकी नीति। जब दुशासन द्रौपदी का चरित्र चीरहरण करने में असमर्थ हो जाता है तो दुशासन इस असमर्थता को सहन नहीं कर पाता और अभिमान में गरज कर कहता है, कर रहा है क्या व्रत प्रथम दुशासन। कहा दुर्योधन ने, उठ गरज खींच, क्या नहीं खींचेगी चीर। तो दोस्तों नंबर 3 है मात्र द्वेषी दुर्योधन। बाहर रूप में पांडवों को अपना भाई बताता है, किंतु आंतरिक रूप से उनकी जड़ें काटता है।
और पांडवों का सर्वहरण करके उन्हें अपमानित दद्दर का भिखारी बनना चाहता है। द्रौपदी के शब्दों में, किंतु भीतर भीतर चुपचाप छिपाए तुमने अनगिन पास पसाने को पांडव निष्कट चाहते तुम उनका नाश। और नंबर 14 है दोस्तों, देख सकते हैं नंबर 14, असहिष्णुता। दुर्योधन स्वभाव से बड़ा ईर्ष्यालु है। पांडवों को बढ़ावा हुआ यश तथा सुख शांतिपूर्ण जीवन ईर्ष्या का कारण बन जाता है। वह रात दिन पांडवों के विनाश की योजना बनाता रहता है। उसके ईर्ष्यालु स्वभाव का चित्रण देखिए दोस्तों। ईर्ष्या तुमको हुई अवश्य देख जग में उनका सम्मान, विश्व को दिखलाना चाहते रहे तुम अपनी शक्ति महान। निष्कर्ष हम कहते रहे कि दुर्योधन का चरित्र एक साम्राज्यवादी शासक चरित्र है। अब दोस्तों अथवा में खा, सत्य की जीत। अब दोस्तों एक हो गया, अब हो गया दूसरा उत्तर है दोस्तों सत्य की जीत। खंड काव्य की कथा द्वारका प्रसाद महावीर कृति की सत्य की जीत नामक खंड काव्य महाभारत के द्रौपदी चीरहरण पर आधारित है। कथानक दुर्योधन द्वारा पांडवों को द्रुत कीड़ा के लिए आमंत्रित करने के लिए साथ प्रारंभ होता है। पांडव इस निमंत्रण को स्वीकार कर कौरवों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कौरवों का पक्ष छल द्वारा को हराता चला जाता है और सर्व हराने के पश्चात युधिष्ठिर अपनी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन द्रौपदी के भरी सभा में अपमान के उद्देश्य से दुशासन को आदेश देता है कि वह दासी द्रौपदी को राज्यसभा में लेकर आए। दुशासन द्रौपदी को बलपूर्वक बालों से घसीटते हुए सभा में ले आता है और द्रौपदी अपने इस अपमान से आहत तथा अपनी कीड़ा को गर्जना में बदल पूरे राजभवन को ललकारती है। ध्वंस विध्वंस प्रलय का दृश्य भयंकर भीषण आहाकार, आई हूँ रे आज खोल दे राजमहल के द्वार। द्रौपदी अकेली ही पूरी राज्यसभा में अपने प्रश्नों के तीर से घायल कर देती है और दुशासन समेत संपूर्ण सभा भारत विवाद में द्रौपदी के तर्कों से परास्त होती है। द्रौपदी अपने पतियों को भी फटकारती है और युधिष्ठिर पूछती है कि सर्वस्व हार जाने के पश्चात उन्हें द्रौपदी को हारने का क्या अधिकार रह गया। इन सब तर्क वितर्क को कोई हल नहीं देखते हुए दुर्योधन अपना धैर्य खोने लगता है और दुशासन को द्रौपदी की विजित मानते हुए उसे वस्त्र हरण करने का आदेश देता है। द्रौपदी के रौद्र रूप को देखकर दुशासन घबरा उठता है और उसके वस्त्र में स्वयं को असमर्थ पाता है और क्षुब्ध द्रौपदी पुनः कौरवों को वस्त्र हरण के लिए ललकारती है। सभी सभासद द्रौपदी के सत्य तथा सतीत्व के तेज समर्थन करते हैं तथा कौरवों को निंदा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र द्रौपदी के पक्ष में खड़े होकर कौरवों से पांडवों का उनका राज्य तथा अधिकार वापस करने का आदेश देते हैं। द्रौपदी के व्यक्तित्व प्रशंसा करते हुए पांडवों के कल्याण की कामना करते हुए इसी के साथ खंड काव्य समाप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे खंड काव्य हैं तो आप लिख लेने, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको खंड काव्य में, क्योंकि दोस्तों आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो दोस्तों आप खंड खा में से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों अब आपको एक प्रस्तुत गद्यांश जैसा कि संदर्भ सहित व्याख्या करनी है हिंदी में। दोस्तों यह 7 नंबर आपके मोस्टली बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपको यह 7 नंबर छोड़ने नहीं है दोस्तों, पूरे करके आना है दोस्तों, पूरा एग्जाम आपको क्लियर करके ही आना है। तो दोस्तों ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गदे पदे चाललित भवदो सूत्रम अद्रुत श्रुतसम वर्तते कि वहिना चरित्र हृदम यादृशी सुतपेड़ संस्कृतम तदाति तादृश किच्यन्ते मूलभूतानि मानवी गुणानाश यादृशी विवेचन संस्कृत वर्तते नादृत दृष्टि दया दान सोचद औदार्य अनसूया क्षमा अन्य चाकेन गुणा अंश सहित अनुसूले सज्जाते। तो दोस्तों आपको ऐसा एक जो कि वो मिलेगा, जैसा कि स्क्रीन पर गद्यांश मिलेगा, आपको इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो उत्तर में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शक के संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण नामक शीर्षक से उद्गत मतलब लिखा गया है दोस्तों, जिसके संस्कृत भाषा की विशेषता का वर्णन किया गया है। अनुवाद संस्कृत साहित्य का सरस तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है और इसके गद्य और पंथ में लाते भादों का बोध की क्षमता अद्वितीय और श्रुति माधुर्य है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण जैसी
तथा उत्तम प्रयोजता साहित्य देता है और जैसा कि अन्य में देता है। मूलभूत गुणवंत की दोस्तों जैसा विवेचना संस्कृत में साहित्य मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। तो दोस्तों इसमें एक और दिया गया अथवा करके, केवल दोस्तों आपको 2 दिए गए, 2 में से केवल एक ही करना है, 2 नहीं करने हैं, केवल एक ही करना है। जैसे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार सम परिश्रम सर्वेक्षणा जनसेवम आसीत यत्र कुत्रपि अयं जनाना दुखितं पीड़ां तदेन्द्र शीघ्रमेव उपस्थित सर्वदा सज्जात अकरोत् अस्य भवा एकास एवासीत अध्यात्मका मध्यम प्रतिरते महामानया मालवीय अशोषण प्रकाश वितरण अंधे तमसी निम्न ज्ञान जनान स्मरण दर्शनीय स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिति है। तो दोस्तों इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिवस का इतना तो सेम ही रहता है दोस्तों। अब ये पाठ का नाम महामानव मालवीय नामक पाठ से उद्गत है। इस अवतरण मालवीय के अब दोस्तों यहाँ से अनुवाद हो रहा है। मालवीय के गुणों का वर्णन किया गया। अनुवाद में जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अनुवाद में महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। जन सेवा ही उनका परम सर्वोच्च गुण था। जहाँ कहीं भी उनके लोगों को दुखी और पीड़िता देखा जाए वहाँ वह स्वयं शीघ्र उपस्थित होकर सर्व प्रकार से सहायता किया करते थे। प्राणी की सेवा ही करना उनका स्वभाव था दोस्तों। तो देख सकते दोस्तों, अब है दोस्तों खा, प्रश्न नंबर 8 का खा। तो दिए गए श्लोक में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए दोस्तों। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन हिंदी सहित व्याख्या करनी है दोस्तों एक श्लोक में से। तो दोस्तों श्लोक दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। श्लोक में नामे रोचते भद्र उल्लू कुश उद्ध्रुवत मुख्य पश्य कत्र कुर्दो भविष्यति कथ्य कुद्रो भविष्यति। तो दोस्तों इसका उत्तर है दोस्तों प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में से जातक कथा पाठ के उल्लूक जातक शीर्षक से उद्गत है दोस्तों, लिया गया है। तो दोस्तों और अनुवाद में दोस्तों देख सकते हो, अनुवाद में तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रुद्ध होने का यह कैसा विकृत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल आपको सिंपल से है दोस्तों, आपको कर लेना है, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं होती है दोस्तों। इसमें आपको केवल डरना नहीं है दोस्तों, आपको बेझिझक होकर पेपर को एग्जाम को हल करना है और आपको हल कर लेना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन कराने में दोस्तों, ऐसा पूरा एग्जाम पेपर हल कराने में। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आप निम्नलिखित मुहावरों में से लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ का लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों अधिक जल गगरी छिलकत जाए, अधिक जल गगरी छिलकत जाए, और कलई खुलना, पानी 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 होना, आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों इनमें से एक करना है दोस्तों, आपको कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, अधिक जल गगरी छलकत जाए, अधिक जल गगरी छलकत जाए, सीमित ज्ञान होने पर भी अधिक ज्ञानी होने का आडंबर करना, सीमित ज्ञान होने पर भी अधिक ज्ञानी का आडंबर होना। वाक्य का प्रयोग, विषय के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, पर बड़े बड़े विद्वानों के सम्मेलन में उसका बार बार बोलना और उसके अधिकारियों का प्रदर्शन कह रहा था कि उसे अधिक जल गगरी छलकत जाए। और दोस्तों खाका है जैसा कि देख पा रहे होंगे, खाका कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना, कलाई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। वाक्य प्रयोग में, इस घोटाले में गहन सीबीआई छानबीन के बाद मंत्री जी की कलाई खुल गई। पानी पानी होना दोस्तों देख सकते हैं, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, शर्मसार होना। और इसका अर्थ होगा दोस्तों, अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया, अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। अब दोस्तों जैसा कि घा नंबर देख सकते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। तो वाक्य का इसमें है दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब कि दोहरा लाभ। वाक्य का प्रयोग, राम पुरानी पुस्तकें खरीद कर पढ़ने के बाद उसे उन्हीं दामों में बेच दिया, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आंसर? बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अब क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है कविंद्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों अब आ गए सही संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन। तो संधि विच्छेद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। संधि विच्छेद में दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दिए गए हैं कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो इसमें सही विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं जल्दी से दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर सही होगा दोस्तों नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, कवि प्लस इंद्र मतलब दोस्तों कविंद्र हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कवि प्लस इंद्र का दोस्तों सही उत्तर है कवि प्लस संधि विच्छेद में कवि प्लस इंद्र होगा। इसके दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब सेकंड नंबर है दोस्तों देवेश। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है आपको देख पा रहे होंगे, जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट करके, हम आपके इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, देवेश का सही संधि विच्छेद होगा क्वेश्चन नंबर ए देव प्लस ईश। देवेश का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ईश होगा, इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि है दोस्तों। तो वो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यह आपके लिए। देवेश प्लस संधि विच्छेद है, देव प्लस ईश होगा, इसमें गुण संधि है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, देख सकते हैं नाविक का नाव प्लस ईक, नौ प्लस ईक, नौ प्लस ईक, नौ प्लस ईक का है। तो इसका डी क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों, नाविक का डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। तो नाविक का संधि विच्छेद नौ ईक होगा, इसमें अयाद संधि है दोस्तों, अयाद संधि है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है दिए गए निम्नलिखित शब्दों से दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्त वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। दिए गए निम्नलिखित शब्दों से विभक्ति वचन के दोस्तों अनुसार सही चयन कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन है, आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। जी हाँ दोस्तों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। क्वेश्चन बी षष्ठी विभक्ति, इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही है वो आपको सही कर लेना है। तो दोस्तों इसमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आत्मनो में दोस्तों देख सकते हैं इसमें बी षष्ठी विभक्ति दुर्वचन है, षष्ठी विभक्ति दुर्वचन है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें। और सेकंड है नामने शब्द में विभक्ति और बहुवचन है, वचन है, नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें नामने शब्द में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। यह 12th का जो कि दोस्तों हिंदी का एग्जाम पेपर सॉल्व किया हुआ पेपर है दोस्तों, तो हम आपको इसको सॉल्व करके भी बता रहे हैं, आप भी सॉल्व करते जाएं दोस्तों, और बताएं आके आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना इसमें सही किया दोस्तों और कितना गलत हुआ आपका। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 11वां दोस्तों का, 11वें का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए दोस्तों। अविराम, अभिराम, अविराम और अभिराम। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों वो आप बताइए मुझको जल्दी से। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रुक कर और सुंदर, लगातार और कुरूप, लगातार और सुंदर, लेट कर और भद्दा। तो दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें, जल्दी बताएं कमेंट करके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसमें लगातार और सुंदर। अविराम का अर्थ लगातार, अविराम का अर्थ है दोस्तों लगातार अर्थात बिना रुके, अविराम का अर्थ सुंदर है दोस्तों। लगातार जैसे लगातार का अर्थात है बिना रुके, और अविराम का अर्थ है दोस्तों सुंदर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका, सही हो गया होगा दोस्तों, आपने अच्छा बताया दोस्तों। जलद, जलद, जलधि,
जलद जल्दी कौन सा नंबर है दोस्तों? सही करके बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों। रुका हुआ हूँ मैं दोस्तों, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताएं। जलद जल्दी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बादल और समुद्र। जलद का मतलब होता है बादल और जल्दी का मतलब होता है दोस्तों समुद्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। दल, मित्र, दाम। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों इसमें से? दल, मित्र, दाम। तो दोस्तों जैसा कि आपको किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखनी है, तो दोस्तों इसमें से किसी, जैसे कि दल, मित्र, दाम, तो इनमें से दो दो शब्द लिखनी है। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तीनों की लिख के दिखा देता हूँ। दल के दो अर्थ हैं दोस्तों, संगठन और पौधे का छोटा कोमल पत्ता। मित्र शब्द के दो अर्थ हैं, सखा और सहचर। और दाम के दोस्तों, दाम शब्द के दो अर्थ हैं, कीमत, फंदा, जाल, बंधन। कीमत, फंदा, जाल, बंधन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों ये सुनकर। तीनों के मैंने आपको बता दिए। दल के दो अर्थ हैं, संगठन, पौधे का छोटा कोमल पत्ता। मित्र का सखा, सहचर। और दाम के दोस्तों अर्थ है कीमत, फंदा, जाल, बंधन। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वें का गा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वह कौन होता है? जो ईश्वर में विश्वास करता है दोस्तों, जो भी ईश्वर में विश्वास करता है वो कौन होता है? आप जल्दी कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं, अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तिक, नास्तिक। तो वह दोस्तों जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट करके। रुका हुआ हूँ दोस्तों, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही कमेंट किया दोस्तों, आस्तिक। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आस्तिक, इसमें से जो ईश्वर में विश्वास करता है वह आस्तिक होता है, ना तो अकृतज्ञ होता है, ना कृतज्ञ होता है, ना नास्तिक होता है। दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। और दोस्तों सेकंड नंबर है, जो गलत कार्य के लिए हट करे। जो गलत कार्य के लिए हट करे वो कौन होता है? जो गलत कार्य के लिए हट करे वह दुरागार होता है, या दुराग्राही होता है, या सदाग्रही होता है, या सत्याग्रही होता है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक सही है। वो कौन सा होगा दोस्तों? जो गलत कार्य के लिए हट करे वो है, जी हाँ दोस्तों, बी नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो गलती के लिए हट करे वह दुराग्राही होगा दोस्तों, वह क्या होगा? दुराग्राही होगा। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, कोई हेडिंग नहीं रहने वाली है। आप जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो 11वें का घा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वें का घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से कोई दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है आपको। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। क्या मेरा तौलिया सूखा गया है? क्या मेरा तौलिया सूखा गया है? तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से मत बोलो। और निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा दोस्तों? मैं आपको ये चारों सही करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि इसमें से दो आपको सही ढूंढने थे, लेकिन मैं इसमें से आपको दोनों ही, चारों ही सही करके बताऊंगा दोस्तों। ये गलत लिखे हुए हैं दोस्तों, इनको सही करके ही लिखना है। तो दोस्तों यह पद्यांश नौका विहार में कविता से संग्रहित है। तो दोस्तों इसका कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, यह पद्यांश नौका विहार कविता में संग्रहित है। और क्या मेरा तौलिया सूख गई है, ये ऐसा लिखा जाएगा, क्या मेरी तौलिया सूख गई है। तुम मुझसे मत बोलो, और निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, ये ऐसा लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे लिखना है। बहुत अच्छा, आसानी से समझ चुके हैं दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं दोस्तों, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। आप कमेंट जरूर करके बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12वां, वीर अथवा करोड़ रस का लक्षण और एक एक उदाहरण लिखिए दोस्तों। वीर अथवा करोड़ रस की परिभाषा लिखनी है आपको, और एक एक लक्षण भी का उदाहरण भी देना है। तो वीर रस का लक्षण जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वीर रस, ये एक रस तो जरूर आना ही आना है दोस्तों, चाहे करोड़ रस आए, हास्य रस आए, वीर रस आए, कोई भी दोस्तों एक रस तो आना ही आना है इसमें।
तो वीर रस का लक्षण विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी वीर रस की उत्पत्ति करता है दोस्तों। उदाहरण में देख सकते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी सोए क्या बताए हमारे दिल में है क्या। जी हाँ दोस्तों, ये उदाहरण है इसका। वीर रस का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और दोस्तों अब करुण रस में, करुण रस का लक्षण शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से दोस्तों जो करुण रस की उत्पत्ति करता है वह करुण रस कहलाता है। करुण रस का लक्षण क्या होता है? शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग से करुण रस की उत्पत्ति करता है, वो दोस्तों होता है करुण रस। उदाहरण में देख सकते हैं दोस्तों आप, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट जाए चली। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सिंपल से हैं दोस्तों। मैंने आपको पूरा करके दोस्तों पेपर दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों मैं आपको पूरा एग्जाम करके दिखा देता हूं दोस्तों आपको। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यह क्वेश्चन देखते हुए, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए दोस्तों, इसका एग्ज़ाम क्लियर कराते हुए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर खा है दोस्तों, श्लेष अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर के आते हैं दोस्तों, एक नंबर की एक परिभाषा आती है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको लिख देने कोई दिक्कत नहीं रहने वाली दोस्तों। श्लेष अलंकार लक्षण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उत्तर में, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते तब श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में देख सकते हैं दोस्तों, चरण धरत चिंता करत चितवन और चारु सुवर्ण को खोजत फिरत कभी विवचाए चोर। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है दोस्तों वहाँ पर। उदाहरण में, चरण धरत चिंता करत चितवन और चारु सुवर्ण की खोजत फिरत कवि विवचाए चोर। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल 1 नंबर हो गया दोस्तों। ऐसे ही एक नंबर से दोस्तों आपका नंबर बढ़ते जाएंगे और आप 70-80 नंबर के करीब बढ़ते ही जाएंगे दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण, जहाँ उपमेय और उपमान में होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है दोस्तों, कल्पना की जाती है। जहाँ उपमेय और उपमान की होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। मानो मानो मनु मनु, मानो मनु मनु, जाने एवं जनू जानू जो आद्य शब्द की यदि किसी अलंकार में आते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। ये अलंकार एक ना एक आने वाली है, चाहे दोस्तों कोई भी अलंकार आए लेकिन अलंकार आता जरूर है दोस्तों पेपर में। तो आप अलंकार की परिभाषा जरूर याद करके जाएं दोस्तों, चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार हो या दोस्तों आपको श्लेष अलंकार हो। तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की एक परिभाषा याद करके जानिए दोस्तों। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, फूले काश सकल मच्छी छाई मही छाई, फूले काश सकल मही छाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फूले काश सकल मही छाई। जन वर्क ऋतु प्रकट आ बढ़ाई बुढ़ाई। तो दोस्तों आपको यह एक नंबर 2 नंबर हो गए आपके, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोहा अथवा कुंडलियों छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोहा छंद का लक्षण, दोहा 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 दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, दोहा एक तो जरूर आता है दोस्तों। दोहा छंद का लक्षण, दोहा एक मात्रक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती हैं तथा दूसरे और अंतिम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। यति चरण के अंत में होती हैं और सम चरणों के अंत में लघु होता है। उदाहरण में देख सकते हैं दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई झाई परे श्याम हरित धोती होई। कुंडलियाँ छंद का लक्षण, कुंडलियाँ दोहा और रोला के योग से बना विषम मात्रक छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो आपको याद समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं कुछ बता रहा हूँ वो सभी।
जी आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आ रहा है ना? जी अच्छा है दोस्तों, अगर आ रहा है आपके तो बहुत अच्छा लगा आपको। उदाहरण के लिए दोस्तों उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित में चैन ना पाए, खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भाए, कह गिरधर कविराय धुक कछु तरत न तारे, खरकत जिस भांति कीजो सोन जो बिन विचारे। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया कि इस पेपर में आपको क्या आता है क्या नहीं आएगा। दोस्तों पूरा पेपर हल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कोई हल करके नहीं दिखाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 13वां लेके चल रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। दोस्तों ऐसी एक एप्लीकेशन लिखने को आपको ज़रूर आएगा, चाहे किसी के विषय के सब्जेक्ट में लिखने को आए, लेकिन वो आएगा ज़रूर दोस्तों। हो सके तो ऐसा ही आ जाए दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा ही आ जाए आपके लिए। तो दोस्तों आपको एक जो एप्लीकेशन है वो याद करके जाना ही जाना है दोस्तों। तो मैं एप्लीकेशन ऋण माफ़ी के लिए कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक के द्वारा। तो दोस्तों पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर आपको लिखना है श्रीमान प्रबंधक जी, श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रबंधक जी, और फिर दोस्तों आपको जिस बैंक से लोन चाहिए उस बैंक का नाम डालना है। जैसे इसमें लिखा है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, जी हाँ दोस्तों। और फिर आपको डाल लेना दोस्तों विषय, सब्जेक्ट विषय, फ्लोर रोड इलाहाबाद व्यवसाय ऋण प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो देख सकते हैं दोस्तों विषय फ्लोर रोड इलाहाबाद विषय व्यवसाय ऋण प्रावधान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों फिर आपको डालना है महोदय, फिर आपको डैश करके फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है दोस्तों सबने निवेदन है कि वर्ष 20 में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। जी हाँ दोस्तों, यह अपने बारे में लिख रहा है कि सबने निवेदन है कि वर्ष 20 वर्ष में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा, मैं 20 वर्ष का, मैं शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए मैं कृषि यंत्रों का व्यवसाय आरंभ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कृषि यंत्रों का व्यवसाय करना चाहता हूँ, किंतु आर्थिक होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूँ। दोस्तों मेरे पास धन नहीं होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं। फिर आपको एक लाइन छोड़ के कर लेना, अतः आपसे सबने निवेदन है कि मुझ बेरोजगार को कृषि यंत्र दुकान खोलने हेतु 5 लाख ऋण का प्रदान कराने की कृपा करें। फिर आपको अमाउंट डाल देना है दोस्तों कि आपको कितना लोन चाहिए। अतः आपसे सबने निवेदन है कि मुझे बेरोजगार को कृषि यंत्र की दुकान खोलने हेतु 5 लाख का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर दोस्तों कृपा करें के बाद आपको धन्यवाद, दिनांक आप कब डालना चाहते हैं दोस्तों, फिर प्राप्ति और कब तक दोस्तों, पुत्र कौन है आप, और अपना एड्रेस डाल लेना दोस्तों। तो दोस्तों आपको सिंपली आपको पूरा एप्लीकेशन दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो को पोस्ट कर करके भी देख सकते हैं दोस्तों कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन करके बताया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन लिखा जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको एप्लीकेशन अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के पद के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो दोस्तों एक और आवेदन पत्र है, अगर वो नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे कर लेना है, सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर, विषय विद्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय दैनिक समाचार पत्र से प्रकाशित आपके विज्ञापन संदर्भ में सभी निवेदन है कि प्राप्ति लिपिक पद हेतु एक योग्य उम्मीदवार है। प्राप्ति को कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग पूर्ण ज्ञान है दोस्तों, यह नौकरी के बारे में दोस्तों।
प्राप्ति को कंप्यूटर कोर्स अथवा हिंदी के अंग्रेजी की टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान है। इस संबंध में आपको आपके द्वारा जारी दी गई सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के संलग्न कर दिया गया है। अगर मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा। दोस्तों ऐसे आपको लिख लेना है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने। दोस्तों दिनांक जैसा कि आप कब डाल रहे हैं दोस्तों वह डाल देनी है। भवधि आवश्यक कब तक, संलग्न सभी आवश्यक कागजातों के लिए एक प्रमाणित फोटो। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपके लिए। लिख लेंगे आप दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपने भाषी शैली में निबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अपना एक दोस्तों बहुत ही अच्छा है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। एक ना एक किसी के ऊपर आपको निबंध लिखने के जरूर आएगा दोस्तों। तो आप किसके ऊपर लिखते हैं, अब वो आपकी हेडिंग है दोस्तों। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद की कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ किसान की जीवनी त्रासदी। तो दोस्तों आपको हेडिंग डाल लेनी है किसान की जीवन की त्रासदी का डाल के, और जैसा कोई किस नंबर पे है ये किसान की जीवनी त्रासदी। तो आपको लिख लेना, क्या लिख लेना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन प्राचीन काल से ही जैसे कि आपको किसान के ऊपर लिखना है तो दोस्तों आपको बना के ही करना है, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा किसी को याद तो नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी लिखना होता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसकी में, प्राचीन काल से भारतीय कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर ही अपनी जीविका के लिए आज निर्भर है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के पश्चात भी भारतीय किसान की दशा अत्यंत दयनीय है। खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराने वाला अन्नदाता किसान कर्ज, सूख और सूदखोरी, अशिक्षा, अज्ञानता तथा मौसमी कृषि इत्यादि के चलते सदा शोचनीय स्थिति में ही रहता है। और किसानों की जय जयकार करने वाले इस देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बुद्धि तब इस तबके और नज़र देखना उचित नहीं समझती दोस्तों। और दोस्तों फिर हेडिंग डाल के नीचे करना है, कृषि में निवेश का अभाव, प्रभावी सरकार नीतियों का अभाव, कृषि उत्पादों की कीमत पर अत्यधिक हस्तक्षेप, विमुद्रीकरण के कारण आपूर्ति श्रृंखला में गिरावट, सिंचाई सुविधाओं का अनियमितकरण, सुस्त उर्वरक उद्योग, भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता, किसान उत्पादक संगठनों की अक्षमता, किसानों द्वारा लिया गया कर्ज ऐसी समस्याएं हैं जो भारतीय कृषि को गहरे तक प्रभावित करती हैं। बिचौलियों का खेप किसान के लाभ उद्योग अधिकांश हड़प जाते हैं। खेती के पैसे को छोड़कर शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति अब गांव में पांव पसार रही है। समस्याओं से भरे कृषि व्यवसाय को मौसम की मार जैसे अकाल, बाढ़, वर्षा का ना होना और भी द्रोह बना देती है। देश भर में किसानों के असंतोष का सबसे बड़ा कारण है उनकी उपज का सही मूल्य ना मिलना रहा है, और यही से उनकी सबसे बड़ी समस्या का श्री गणेश भी होता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको बना के करना है। किसान द्वारा आत्महत्या करने की खबरें तो सुर्खियों में छाई रहती हैं दोस्तों। पुलिस के साथ होने वाली झड़पें किसानों के असंतोषजनकों की उजागर करती हैं। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 16% का तथा रोजगार में 49% का हिस्सा है। ऐसे में कृषकों की समस्या खराब कृषि उत्पाद प्रदर्शन, राजनीतिक संगठन, जन असंतोष का कारण बन सकती है, जिससे विघटनीकरण शक्तियों का बढ़ावा मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे आपको लिख लेना है। तो दोस्तों आपको पता है ऐसे किसी को याद तो नहीं रहता है, केवल बना के कर लेना है कैसे किसानों के ऊपर क्या हो रहा है। आप समझदार होते दोस्तों, इंटर में आ जाते तो। यूँ तो कृषकों की समस्या कोई नई बात नहीं है, परंतु आज तक कृषकों की समस्याओं के समाधान की ईमानदारी से कोशिश नहीं की गई है। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। हरित क्रांति के साथ पशुपालन तथा इससे जुड़े कुटीर उद्योगों को विकसित कर कृषकों को आय वृद्धि के नए स्रोतों से जोड़ना भी कृषि की व्यवसाय की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। खेती में वित्त की समस्या से निपटने के लिए लोन सुगमता, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नैम व्यवसाय की व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय पशुधन जैसी पहल सराहनीय है। ये और इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुधारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना प्रबल है। कृषि क्षेत्र में नवाचार करते हुए ऐसी फसलों तथा खाद्य खोज को बढ़ावा मिलना चाहिए दोस्तों, जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो, मिट्टी की उर्वरकता में नमी हो तथा पर्यावरण को भी सहजा हो सके दोस्तों। कर्ज माफी जैसे अल्प नीति सुचारू रूप से
सब्सिडी में तर्कसंगत प्रवृत्ति कृषि उत्पादों के भंडार तथा उनके वितरण पहले प्रारूप सरकार को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। यह सभी रणनीतियाँ दोस्तों जैसे कि वास्तव में वृद्धि कृषि में अमूल परिवर्तन की दरकार है, जिसके लिए सरकार तथा जनता को मिलकर कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं किसान के ऊपर हमने पूरा अपना जो कि एक निबंध था वो लिख दिया है दोस्तों। ऐसे ही आपको लिख देना है दोस्तों, आपको याद नहीं होता तो आप बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखा मैंने आपको कैसे पूरा पेपर हल कराया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको और भी करना आता है तो दोस्तों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने 2 करके बताया आपको, जैसा कि गा विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप दोस्तों देख सकते प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिकों के युग ने मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव उत्पन्न किया है। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो सब विज्ञान की वजह से संभव हो पा रही हैं दोस्तों। मनुष्य ने जो प्रगति की है उसका इतिहास सब बात का साक्षी है कि वह किसी भी समय जानवरों जैसा जीवन जीता था, गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस और फल सब्जियां खाता था, पेड़ पौधे और की पत्तियों और छालों को कपड़े की तरह पहनता था। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा और वहाँ से वह आगे चला और आधुनिक युग में बहुत आगे चला गया दोस्तों। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल के एक एक करके भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1, परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं ध्रुव स्वरूप लगती थी, किंतु आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम और सुलभ कर दिया है। पृथ्वी पर ही नहीं दोस्तों, आज के वैज्ञानिक साधनों द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। नंबर 2, संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कुछ ही क्षणों में किसी समाचार को विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो वैज्ञानिक वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधे को आंखें और विकलांग को अंग मिलना अब असंभव नहीं है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर प्रतिघात रोगों का विजय पाना विज्ञान के माध्यम से संभव हो सका है दोस्तों। नंबर 4, खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम अन्न उत्पादन के उसके संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही जाता है दोस्तों। तो विज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों। तो उद्योग क्षेत्र विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन में किए गए विभिन्न प्रकार की मशीनों ने उत्पादन की कई गुना वृद्धि की है। दैनिक जीवन जैसे कि वन में हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य अब विज्ञान पर ही आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण मानवता को सुविधापूर्वक वरदान दिया गया है दोस्तों। इन आविष्कारों से समय संस्कृत उपसंहार डालने हेडिंग दिया, जहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है वहीं पर अभिशाप भी साबित होता है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है, उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है जिससे मनुष्य की रक्षा भी की जा सकती है और उससे आपको हानि भी पहुंचाई जाती है। इससे तलवार का दोष नहीं होता, मनुष्य का हाथ होता है। विज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके विकास के मार्ग को खोल दिया जाता है, जिससे संपूर्ण विश्व की बेरोजगारी, भूखमरी को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों देखा मैंने इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपको पूरा का पूरा दोस्तों 12th का पेपर जो कि हिंदी का एग्ज़ाम है दोस्तों पूरा हल करके बताया है दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने जैसे हल किया है वैसे अगर आप इस पेपर को एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ दोस्तों यह कह सकता हूं कि आपके 75 से 80-85 नंबर कहीं नहीं गए हैं दोस्तों, आपके 80-85 नंबर आ ही जाने हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर दोस्तों। और भी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी पेपर का एग्ज़ाम का हल चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वो हल करके आपको पेपर देंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर जैसा कि आपको सभी को पता है बिहार जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल के नाम से फेमस है दोस्तों। तो यह चैनल दोस्तों हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी कभी रॉन्ग नहीं होती। इस पर दोस्तों हम अपने चैनल पर जैसे कि जॉब इन्फॉर्मेशन ITI से या डिप्लोमा से किसी से भी आपको जॉब की समस्या होती है, जॉब चाहिए तो दोस्तों हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करा के देते हैं। और जैसे भी जानकारी चाहिए दोस्तों हम वो आपको जानकारी प्रोवाइड करा के देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी सुनकर बहुत ही अच्छी लगी होगी कि मैंने आपको, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है जब दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, किसी का मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यह चैनल सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ना किसी के जीवन शैली में दोस्तों कोई संचित नहीं करता। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको केवल इन्फॉर्मेशन और आपकी भलाई के लिए बनाया गया है।
तो दोस्तों इस चैनल पर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आकर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट न्यू वैकेंसी के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी लेके आता रहूँगा दोस्तों, ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जॉब चाहिए तब भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करके जाएं दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।